जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस पेपर जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। फिजिक्स का जो पार्ट है, साइंस में जो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के पार्ट किस तरीके से पूछे जाते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें कुछ पिछले साल के पूछे गए प्रश्न, कुछ अपना अनुभव कि वो अगले जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होने वाले हैं उसमें कौन से टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको लेकर के हम आए हैं आपके पास। आज हम बात करते हैं सीडीएस प्रैक्टिस पेपर 1 की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्वनि तरंगे चल सकती हैं, साउंड वेव्स कैन प्रोपोगेट, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल। ध्वनि तरंगे चल सकती हैं कहाँ कहाँ? पहला, निर्वात में चल सकती हैं, दूसरा ठोस में चल सकती हैं, थर्ड गैस में चल सकती है, एंड डी ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो पहला निर्वात में चल सकती हैं, नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट प्रोपोगेट विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी माध्यम को वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। सो सेकेंड, वो गैस में चलते हैं। सर यस, हम बात करते हैं हमारे और आपके बीच में एयर है और हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, तो आंसर ये सही है कि गैस में। दूसरे की हम बात करें कि सॉलिड में चल सकती है, आंसर है सॉलिड में, वो तेज़ चलता है। हमने देखा है किसी मेटल के एक पार्ट को करेंगे तो हमको आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब वो सॉलिड में भी चलता है। तो क्या दोनों सही है? तो ऑप्शन डी देखें, उसमें दोनों दिया गया है, दोनों दिया हुआ है। साउंड वेव कैन ट्रेवल इन सॉलिड एंड गैस, वो ठोस तथा द्रव दोनों में ही चल सकता है। सो यही ऑप्शन सही है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन डी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल में रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। जब कोई जहाज नदी से, क्वेश्चन नंबर 2, नदी से सागर में घुसता है, व्हेन अ बोट और अ शिप एंटर्स फ्रॉम अ रिवर टू इन अ सी, एक समुद्र में जा रहा है, रिवर टू सी शिफ्ट हो रहा है, वह कुछ ऊपर उठ जाएगा, नीचे चला जाएगा, या रिमेन्स अनचेंज मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, या वो नीचे डूब जाएगा। तो इसका कैसे हम डिसाइड करें? वी ऑल नो कि ये होगा कैसे। इट इज़ बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्लूइड की डेंसिटी पर। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जो हमारे लिक्विड्स हैं, जो हमारे फ्लूइड्स हैं, उसमें सबसे ऊपर कौन रहेगा जिसकी डेंसिटी कम होगी, सबसे नीचे कौन रहेगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ डेंसिटी की तो बात ही नहीं कर रहा है वो केवल बोल रहा है पानी से पानी, नदी का पानी और समुद्र का जल। नदी और समुद्र के जल में क्या अंतर है? What is the basic differences between water which is flowing in a river and water which is flowing in a sea? तो हम सब जानते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन खारा होता है, मीन्स साल्ट है उसके अंदर। तो हमको पता है केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है साल्ट क्या है, घुलनशील है, सोलेबल है, और वो पूरा सोलेबल हो जाता है और वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। सो उस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, और हम जानते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ज़्यादा, तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो नाव ऊपर उठ जाएगी। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? समुद्र की, पानी की, तो नाव थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाव ऊपर उठ जाएगी। नाव ऊपर क्यों उठेगी? क्योंकि बायोंट फोर्स, उत्प्लावक बल कौन ज़्यादा लगाएगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी
डज नॉट कॉजेज पॉल्यूशन। कौन सा ऐसा एनर्जी फॉर्म है जो पॉल्यूशन कॉज नहीं करता? फर्स्ट कोयला, कोल। सेकेंड परमाणु, एटम। थर्ड पेट्रोल। फोर्थ सौर ऊर्जा। तो पहला कोयला, कोयला जलाते हैं तो हमको पता है कि पोल्यूशन होएगा, धुआं भी निकलता है और उसकी राख ऐश भी बच जाती है, सो ये पोल्यूशन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है एटम। तो हो सकता है कि एटम पोल्यूशन ना कर रहा हो, करता है ये। इसके अंदर से बहुत हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। तीसरा पेट्रोल, ऑप्शन सी। तो पेट्रोल में भी धुआं निकलता है, बर्न होता है, तो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, मोटर से पोल्यूशन होता है, हम लोग पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं। ऑप्शन डी सोलर। तो सन से आने वाली जो सौर ऊर्जा है वो क्या होती है? फिल्टर होके हमारे पास आती है। तो वहाँ पे कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन डी सौर ऊर्जा है जो कोई भी पोल्यूशन नहीं करता है। नाभिकीय विपदा के मामले में, नाभिकीय विपदा के मामले में नाभिकीय रिएक्टर के शीतलन के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसे अपनाया जा सकता है? Which of the following can be selected when a nuclear emergency takes place? एक न्यूक्लियर इमरजेंसी है, नाभिकीय विपदा है, मतलब आप मान लेते हैं कंट्रोल चेन कर रहे हैं, भट्टियों में हम लोग न्यूक्लियर फर्नेसेस चला रहे हैं। अब वहाँ पे कोई विपदा आ गई, कोई समस्या हो गया कि वहाँ पे कोई अनकंट्रोल चेन हो गई, तो हम उसे कैसे कंट्रोल करें? व्हाट विल बी द राइट मेथड्स? पहला, रिएक्टरों में पानी पंप करना। 3 चीज़ें दी गई हैं, फिर उसको हम देखेंगे कि क्या सही क्या गलत। पहला, रिएक्टरों में पानी पंप करना। दूसरा, बोरिक अम्ल का प्रयोग, यूज ऑफ बोरिक एसिड। एंड थर्ड, ईंधन दंडों को निकालना तथा उन्हें शीतलन कुंड में रखना। जो आपके फ्यूल रॉड्स हैं उनको वहाँ से इजेक्ट कर लेना, इजेक्टिंग फ्यूल रॉड्स एंड कीप देम इन कूलेंट, कीप देम इन कूलेंट चेम्बर। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि केवल तीसरा सही है कि आप क्या करें, जो फ्यूल रॉड है, ईंधन दंड है, उनको बाहर निकाल लें और उन्हें अलग हटा के कूलेंट चेम्बर में रख दें। ऑप्शन बी कहता है कि 1 और 3 सही है, रिएक्टरों में पानी डाल दिया जाए और ईंधन पंप निकाल करके उसे शीतलन कुंड में रख दिया जाए। ऑप्शन सी कहता है कि पानी मत डालिए, क्या करें? बोरिक अम्ल का उपयोग करिए और वो कुंड जो आपका रॉड है उसे निकाल करके आप रख लीजिए। ऑप्शन डी कहता है तीनों सही है। तो अब देखें कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ऑप्शन डी सही है। क्यों? क्योंकि उसको कूल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उसको कूल करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पानी की। रॉड निकाल लें, बोरिक एसिड उसमें बोरॉन होता है, वो भी अच्छा हीट एब्जॉर्बर होता है, और वो हीट एब्जॉर्बर के साथ साथ आप ये कह लें कि जो रिएक्शन है, जो चेन चल रही है, उसको स्लो कर देता है। बोरॉन आपका जो चेन है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, उसे स्लो कर देगा। तो बोरिक एसिड उसको स्लो कर देगा, पानी ठंडा कर देगा, रॉड निकाल लिया, तो वहाँ पे अब फर्दर कोई फ्यूल नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार होगा। अ बॉल हैविंग वेट 10 किलो, अ बॉल हैविंग वेट 10 kg on earth surface, what will be the weight in the space? It will be less than, greater than or equal और 0। क्या ये 10 किलोग्राम से कम होगा? ऑप्शन बी 10 से अधिक होगा, सी 10 किलोग्राम होगा, ऑप्शन डी 0 होगा। अब देखें, अगर ये द्रव्यमान कहता, अगर ये मास की बात करता
तो अगर ये केवल मास की बात कर रहे होते तो हम क्या बोलते कि सेम रहेगा, लेकिन ये भार की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, और हमको पता है वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, और g जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, पृथ्वी से जितनी दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे g की वैल्यू कम होती जाएगी। सो हमारा जो वेट है वो कितना हो जाएगा, आंसर इज करेक्ट 10 से कम। अगर वो यहाँ पे उसका भार 10 है तो स्पेस में, अंतरिक्ष में उसका भार 10 से कम होने वाला है। रडार का उपयोग किया जाता है, रडार इज यूज्ड फॉर, क्यों हम यूज करते हैं रडार? आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले जब एयर स्ट्राइक हुई थी, देन ऐसा बोला गया, ऐसा कमेंट आया कि जो रडार है हमारी रडार उसको पकड़ नहीं पाई। पाकिस्तान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो इंडियन लोग आए थे, एयर स्ट्राइक हुई है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो गया कि इंडियन एयरलाइंस आई आपके अंदर, आप उसको देख नहीं पाए? तो उन्होंने बोला कि हमारी रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाई। तो रडार क्या है? रेडियो एम्प्लीफिकेशन रडार, ठीक है। तो रडार है रेडियो डिटेक्टिंग, रेडियो जो हमारे रेडियो वेव्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग बोलते हैं इसको, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो रडार एक डिवाइस है जिससे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम वेव के रिफ्लेक्शन, तेजी से वेव्स भेजते हैं, अगर कोई भी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वेव वापस आएगी तो हम वहाँ से ये जान सकते हैं कि वहाँ पे है क्या ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा है। तो रडार का उपयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा पता करने लायक, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके पता लगाते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करना। ऑप्शन सी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो एम्प्लीफिकेशन डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज किया करते हैं। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है। आप गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं, क्यों, वाई? यह कुचालक है, यह सस्ती है, इट हैज़ लोअर डेंसिटी, यह अधिक संपीड्य है, इट इज़ मोर कंप्रेसिबल। क्यों भरते हैं हम हवा? बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर, ये एक बैड कंडक्टर है, ये संपीड्य है, कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल तो नहीं है, ये कुचालक है, इसका घनत्व कम है, ठीक है। तो हम क्यों भरते हैं गाड़ी के टायरों में हवा? सो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो गाड़ी के टायर में हम हवा इसलिए भरते हैं ताकि जो हमारा हीट है वो कंडक्ट करके सब जगह फैले। दूसरा, जो आपका एयर है उसके अंदर वो आप कंप्रेस होता है फिर फैल जाता। सो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये कंप्रेसिबल है। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि किस प्रकार से चलती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। जो साउंड वेव है वो कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और स्टेशनरी और नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन है। साउंड वेव किस प्रकार से चलती हैं? साउंड वेव्स प्रोपोगेट। फर्स्ट, साउंड वेव प्रोपोगेट में पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड स्टेशनरी। तो आपका जो साउंड है इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। लाइट कौन सा होता है? लाइट ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है।
अगला देखें, किस प्रकार किस पिंड का भार, अब आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, वी हैव सम एन ऑब्जेक्ट, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो वेट मतलब W = m/g, फिर से इसकी बात आ गई। तो आप ये समझे कि g की वैल्यू कहाँ कहाँ वैरी करती है। g इज मैक्सिमम एट पोल्स, तो ऑप्शन ए है द वेट इज इक्वल एट ऑल द अर्थ सर्फेसेस, ऑप्शन बी इट इज मैक्सिमम एट पोल्स, ऑप्शन सी इट इज मैक्सिमम एट इक्वेटर्स, ऑप्शन डी इट विल बी ग्रेटर एट द हिल्स एज कंपेयर टू द फील्ड्स। समतल जगह से ज़्यादा उसका वेट पहाड़ पे होगा। तो g की वैल्यू, g इज मैक्सिमम एट पोल्स, g का वैल्यू मैक्सिमम है ध्रुवों पर, तो वेट भी कहाँ ज़्यादा होगा, पोल्स पर। तो g का मान अधिकतम होगा कहाँ पर, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऑप्शन बी करेक्ट है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम एट पोल्स। प्रत्यावर्ती, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को, AC को DC में चेंज करना है, AC को चेंज करिए DC में। क्वेश्चन नंबर 10, AC को DC में चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑप्शन सी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर यूज करते हैं। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC करंट इनटू DC करंट। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, नाभिकीय विखंडन, आयनीकरण, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीजन के द्वारा। ऑप्शन सी न्यूक्लियर फिजन, दो नाभिक आपस में जुड़ करके जो एनर्जी रिलीज करते हैं वही है सोर्स। सो ऑप्शन सी। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़कर 3 गुनी हो जाए तो इस पर उपस्थित गुरुत्वीय आकर्षण बल का मान हो जाएगा। तो दूरी हमको पता है जो स्मॉल g है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। यूजुअली CDS में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से। हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पेपर है तो हमने इसको 12 तक बढ़ा दिया है। तो देखें कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 कि हमको पता है स्मॉल g इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r²। तो अगर दूरी 3 गुना बढ़ेगी तो g का वैल्यू कितना कम होएगा, 9 टाइम्स। ठीक, तो हम देखें कि हमारे ऑप्शन में कौन कौन सा ऐसा दिया हुआ है। प्रारंभिक मान का 9 गुना, 2 गुना, प्रारंभिक मान का 1/9 गुना, पहले जितना था उसका 1/r²। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी सही है कि जो आपका इनिशियल वैल्यू था उससे ये 9 टाइम्स कम हो जाएगा, मीन्स इट विल बी 1/3। आर की वैल्यू 3 गुना कर दी गई है तो जो होगा वो 1/9 मिलेगी वैल्यू हमको। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आंसर सी, 1/9। ठीक, होप कि आप लोगों के लिए ये जो प्रैक्टिस सीट है ये कुछ अच्छा एक मैसेज देगा, एक अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें। ज़्यादा आसानी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल की फिजिक्स नहीं पूछी जाती है। जनरल साइंस का क्वेश्चन होता है जिसको आप इस तरीके से वेट, एयर कैसा होता है, साउंड, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जैसा कि हमने देखा। सो इस प्रैक्टिस पेपर, इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।